हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग जीडी 10 जनवरी 2023 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम हॉल में बनाया जाता है। इसमें मैं ओवरऑल आपको हर मेथड बताऊंगा। यूनिट डिजिट से आंसर किस तरीके से छांटते हैं, डिजिटल सम से कैसे छांटते हैं, अप्रोक्सीमेशन से कैसे निकालते हैं, कम से कम समय में आंसर कैसे लाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को करने का खुद से कोशिश करिए। वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। एक व्यक्ति गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 रास्ता दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मेरा होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो आप इसको जोड़ लीजिएगा चारों का तो आ जाएगा टोटल, लेकिन टाइम इसमें दिया हुआ नहीं है तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो टाइम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर जो है ना, ये दोनों आराम से कट रहा है, एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है। जैसे ये 20 किलोमीटर चला है 5 के स्पीड से तो 4 घंटा इधर चला है, 15 चला है 3 के स्पीड से तो 5 घंटा चला है, ये 10 किलोमीटर चला है 2 के स्पीड से तो 5 घंटा इधर चला है, 24 किलोमीटर चला है 4 के हिसाब से तो 6 घंटे इधर चला है। अब इसको अब जो ये टोटल टाइम आ गया मेरा, क्योंकि टाइम बराबर होता है ना फॉर्मूला डिस्टेंस बटा स्पीड। तो यहीं पे किए हैं हम, डिस्टेंस को स्पीड से भाग दिए तो मेरे 4 घंटा 5 घंटा 5 घंटा और 6 घंटा आ गया है। तो अब क्या करिए, इसको टोटल जोड़ लीजिए समय। तो कितना चला है तो उसको जोड़ लीजिए, टोटल डिस्टेंस को जोड़ लीजिए। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 5 4 9 और इधर आ गया 3 4 2 6 बटा 5 5 10 10 20 69 बाई 20। तो मेरा सीधा दिख रहा है 3.45 किलोमीटर पर आवर आंसर। तो ये आंसर इसलिए ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक तरीके का और क्वेश्चन पूछता है। उसमें दिया हुआ रहता है कि x किलोमीटर पर स्पीड से जाता है और y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है। मतलब जाता है और आता है, मतलब दूरी अगर d गया है तो d आया भी है, मतलब दूरी सेम है, कांस्टेंट है। तो ये दोनों का एक फॉर्मूला होता है, शॉर्ट फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। सीधे ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको कब लगता है, जब ये स्पीड मेरा डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट हो, मतलब जितना गया है उतना ही आना है उसको, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर 3 का है 4 का है 5 का है तो फिर हम लोग एलसीएम मेथड से बनाएंगे उसको, क्योंकि वो अच्छा मेथड है, उससे जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन मिलने पे। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा रेशियो का है। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको पॉज करिए और खुद से करने का कोशिश करिए। चलिए इसको करते हैं। ये जो आपको दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है। तो इससे हम देख करके डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसमें से देख करके मतलब आंसर जो होगा ना, ऊपर वाला नोमिनेटर, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। ऊपर वाला होगा 9 का मल्टीप्लाई और नीचे वाला होगा मेरा 13 का मल्टीप्लाई। तो देखिए इससे अगर कोई ऑप्शन इलिमिनेट हो रहा है, छट रहा है, तो उसको छाट लीजिए पहले। अगर हो सके तीन ऑप्शन छट जाए तो डायरेक्ट हम बिना कैलकुलेट किए हुए इसको टिक करके निकल जाते हैं। तो देख लीजिए, जैसे ऊपर है 9 का मल्टीपल रहना चाहिए ऊपर वाला संख्या, तो ये तो मेरा ऐसे ही छट गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें ये ऊपर का 9 का मल्टीपल है, नीचे भी है, ये भी है। ठीक है, अब नीचे 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 13 का मल्टीपल है, लेकिन ये 13 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि ये जो 1000 है ना, 1001 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ये 7 का मल्टीपल है, 11 गुना 13, ये तीनों से मल्टीपल ये भाग लगता है ये। और कोई भी संख्या हो, जैसे ABC है, अगर इसको 1001 से गुना करते हैं तो ये रिपीट होगा, ABC होता है। जैसे 2 5 6 है और 1001 से आप इसको गुना करिएगा तो 2 5 6 ये रिपीट होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन CGL 2022 में आया था कि एक संख्या है 6 3 2 और x y z, ये फैक्टर है 1001 का, मतलब ये 1001 से भाग लग रहा है। तो बताइए x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आपको डायरेक्ट पता होता कि 1001 से कोई संख्या का गुना होता है तो सीधे रिपीट होता है, डायरेक्ट आप 6 3 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहां से कर सकते थे, तो 6 3 2 11, तो 11 डायरेक्ट आंसर आप ला सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सीधे आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। सीधे आप
इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए करिए, क्योंकि एक्स और वाई का अनुपात निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका ये आंसर आएगा। तो निकालिए 9x माइनस 18y बराबर 85x माइनस 34y। ठीक है, अब जितना जल्दी आप माइनस प्लस कर सकते हैं करिए। तो 85 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 85 में से 9 घटाइए तो 76 आएगा। अब मेरा 76 आया तो 76 को आपको इधर लिखना है। ठीक है, अब 34 को 18 से घटाइए, तो 34 को 18 से घटाइएगा तो मेरा 16 आएगा। 16 को आपको इधर लिखना है, इधर साइड, मतलब बाई जो आएगा उसको एक्स की तरफ लिखना है और एक्स जो आएगा उसको बाई की तरफ लिखना है। अब इसको काटिए तो 4 चक 16 19 76, 4 कहीं 4 19 76। ठीक है, अब बस सिंपली आप इसमें इसको पुट कर दीजिए। तो 9x है तो 9x जगह 4 रखिए और 13 है यहाँ पे 19 रखिए, तो 9 चौक 36। डायरेक्ट यहाँ से ही डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते थे। एक्स का ही वैल्यू सिर्फ आ जाता ना, तो यहाँ से डायरेक्ट भर करके निकाल सकते थे, क्योंकि 9 चौक 36 यहीं से पता चल जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको करिए खुद से आप लोग। एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपए में के अंकित मूल्य पर 20% छूट दी और 10% की हानि व्यय की, तो अंकित मूल्य पर उसे कितना छूट देना चाहिए जिसे उसे वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य, तो उसके बाद ही ये क्वेश्चन जाकर के बनेगा। तो 72,000 को जब 80% छूट देंगे तो कितना होगा, 72,000 पे 80% छूट देंगे, 20% छूट देंगे तो 80 में बिकेगा, ये 80/100 में बिकेगा। अभी क्या है कि इसपे 10% का हानि हो रहा है, मतलब ये जो प्राइस, ये जो पूरा जो आया ना मेरा नंबर, ये 90% ही है, तो 100% मेरा अभी मेरा सीपी बन गया, ये 100% मेरा ये हो गया। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इसे 440 रुपए का लाभ होना चाहिए, तो इसमें आप 440 जोड़ दीजिए और इधर आप रेशियो कर दीजिए 72,000। ये मेरा आ गया सीपी, इतना से इतना आ गया सीपी, और हमको इतना का लाभ होना चाहिए, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया, एसपी हो गया। तो अब इसमें आप कर लीजिए, इसको आप कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा मेरा, 2 1 3 खत्म 3। अब मेरा आ गया 9 8 72 8 8 8 64, 64,000 इधर आया मेरा। अब प्लस 440 करिए, 64,000 में 440 आप जोड़िए तो मेरा आएगा 64,440। अब 64,440 अनुपात 72,000, ये मेरा मार्क प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मेरा विक्रय मूल्य आ गया, ये मेरा अंकित मूल्य आ गया। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट देगा कि मेरा इतना आ जाएगा। तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन से आपको नहीं पता चल रहा है तो इसको और सिंप्लीफाई करिए, 1 0 से 1 0 उड़ाइए। अब आप क्या करिए, इसको 4 से उड़ाइए, 4 से उड़ाइए, या 8 से भी उड़ा सकते हैं, या 4 12 6 18 9 से भी आप इसको उड़ा सकते हैं, तो 9 से उड़ाइए। तो 9 7 63 63 1 3, फिर 9 1 9 9 से 63 1 3 9 1 9 5 9 6 54 और 9 8 72, इधर आया मेरा 800, इधर 716। अब क्या करिए, फिर इसको काटिए, 8 से कटेगा 8 8 64 7 6, इसको 4 से ही पहले उड़ाइए आप, 4 इकाई 4 मेरा हो गया 3 1 7 28 4 9 36 और 4 3 8 200। अब सीधा सीधा आप 2 से इधर डिवाइड करिए, इधर डिवाइड करिए, तो मेरा इधर 100 हो गया और इधर हो गया कितना, 2 8 16 2 9 18 89.5। तो कितना का डिस्काउंट देगा, 100 रुपया में कितना का डिस्काउंट देगा कि मेरा 89.5 रुपया हो जाए। तो सीधे सीधे 10.5 रुपये का डिस्काउंट देगा। तो ये हो गया मेरा आंसर डायरेक्ट। तो आपको इसमें सीपी निकालना ही पड़ेगा। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। आप सीधे सीधे आप इसको कर सकते हैं ना कि ये जो मेरा है कितना परसेंट का इसका हो रहा है। जैसे आप सीधे सीधे इसका रेशियो ही लीजिए, डायरेक्ट जो है यहाँ पे 95,000 और 75,000, ठीक, तो इसका डायरेक्ट रेशियो ही आप लीजिए। तो रेशियो लीजिए मतलब आप ये समझिए कि 19 ये हो गया मेरा 15 25 75, मतलब 19 अगर इनकम है और एक्सपेंडिचर कितना है मेरा 15, तो इसको आप इस तरीके से मानिए कि 1900 मेरा इनकम है और 1500 मेरा खर्च है, तो 400 मेरा सेविंग है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि 18% उसकी आय में 18%, इसमें 18% वृद्धि हुआ है।
तो 18% वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 1% इसका 19 है तो 18% कितना हो गया, इसको आप 18 से गुना करिए, 19 गुना 18 करिए, तो 19 गुना 18 करिए इसको, तो 342 आएगा मेरा। तो 342 रुपया बढ़ा है इसका इनकम, और एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ा है, खर्च कितना बढ़ा है, 12% व्यय बढ़ा है। तो 12 गुना 15 180 होता है, तो 12 गुना 15 180 होता है, ये मेरा खर्च बढ़ा है। तो जो मेरा इनकम बढ़ा है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये मेरा 342 है, ये मेरा 180 है, तो ये कितना हो जाएगा, 342 माइनस 180 करेंगे, 342 माइनस 180 करिए आप इसको, तो आपका 162 आएगा। अब 162 आया, अब 162 आया तो इनकम, इसका इनकम तो बढ़ा था मेरा 342, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 180, और सेविंग कितना बढ़ा है मेरा 162। तो 162 कितना में बढ़ा है, 400 में बढ़ा है ना 162, तो 400 में बढ़ा है 162, इसका परसेंटेज आप निकाल दीजिए, तो सीधे सीधे काटिए इसको, तो आ गया मेरा इतना। क्योंकि 162 का मतलब क्या होता है, इसको शॉर्ट तरीके से इस तरीके से सोचिए, 160 प्लस 2 बटा 4, तो 160 को तो आप सीधे सीधे 40% लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बचा मेरा 2 बटा 4, 2 बटा 4 का मतलब आधा परसेंट, तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए 0.5%, तो हो गया 40.5%। डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, आप इस तरीके से सोच सकते हैं। इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है, सिंप्लीफाई करिए रेशियो में, उसके बाद बनाइए इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिव्या ने एक कार 3.5 लाख में खरीदी और इतना में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, दशमलव के एक सही मान तक। इसको भी आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। इसमें आप सीधे सीधे 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर है तो उड़ाइए सीधे, 35 000 फिर 435 000, ठीक, 3 0 काटिए आप इसको, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 5 कटेगा, 5 से 35 70, 5 8 40, 5 7 35। देखिए इतना में खरीदा और इतना में बेचा, अब लाभ कितना हुआ मेरा, लाभ मेरा 17 हुआ, 17 बटा 70 गुना 100, सीधे इसको कैलकुलेट करिए, तो 170 बटा 7, 170 बटा 7 कितना आ जाएगा मेरा, 170 बटा 7 करिए, तो 170 बटा 7 अगर आप करिएगा तो मेरा आएगा 24.2। 170 को सिर्फ 7 से आप भागा दीजिएगा तो मेरा कितना आएगा, 7 दूनी 14, 3 0 7 चक्कर 28, 24, तो 24 डायरेक्ट यहाँ पे 24 वाला तो एक ही ऑप्शन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कट मार करके निकल जाएंगे, डायरेक्ट पॉइंट तक करने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बेलन सिलेंडर का क्वेश्चन है। इसका डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो रेडियस में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हाइट दिया हुआ है मेरा 2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है प्लस टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, यही होता है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया आप निकालिए, इसका मतलब 2 बार कर्व सरफेस एरिया निकालना है प्लस टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया। तो टॉप का एरिया बॉटम का एरिया तो बराबर ही होता है ना, तो एक बार हमको निकालना है ऊपर का और उसको 2 से गुणा कर देना है सीधे, तो निकालिए। तो क्या हो जाएगा, इसको आप शॉर्ट में सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 2 पाई आर एच हो गया कर्व सरफेस एरिया मेरा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर होता है ऊपर का एरिया, तो हमको ऊपर और नीचे दोनों को लेना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ आप कॉमन भी कुछ ले सकते हैं, तो कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लिए हैं, 2 पाई आर कॉमन लिए हैं अगर हम, तो 2 पाई आर मेरा गया इधर, तो ये बचा मेरा आर। अब इसमें आप सीधे इसको पुट कर दीजिए दोनों, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन में क्या होता है कि आप सीधे सीधे चेक भी कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है कि जैसे ये तो मेरा 7 हो गया ना, जो ये मेरा है ये 7 है, यहाँ पे 7 है। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो ये तो 7 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल चेक नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ ये मेरा जो 22 है ना, यहाँ पे 22, इसमें प्राइम नंबर छिपा हुआ है 11, इसका मल्टीपल आप देख सकते हैं। तो 11 का कौन जो मल्टीपल नहीं होगा वो तो ऐसे ही छट जाएगा, तो इसमें 11 का मल्टीपल कौन नहीं है, तो ये देखिए 9 8 17, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का है, 8 3 11, ये भी 11 का, 11 का मल्टीपल सब है, इसे कुछ छट नहीं रहा है। तो सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूला में ही पुट करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला में ही पुट करिए, 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 2 गुना 2 प्लस 7, बस करिए कैलकुलेट, तो 44 गुना 4 7 4 11 आ गया मेरा 4 4 4 8 4 484 आ गया आंसर। 11 का मल्टीपल करने का नियम आपको पता होना चाहिए। 11 का मल्टीपल करते कैसे हैं, तो 11 का मल्टीपल जैसे 3 2 5 गुना 11 अगर करना है तो सीधे सीधे आप इस तरीके से करिए, पहले 5 को लिखिए, उसके बाद ये 5 को इस 2 से जोड़िए आप, तो 5 2 7 लिखिए, फिर ये 2 को आप 3 से जोड़िए, तो 3 2 5 लिखिए, अब फिर आप 3 लिख दीजिए लास्ट वाला डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं डायरेक्ट बिना
लिखे हुए, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अब अगला क्वेश्चन। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि इस शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे हम लोग लगाते थे ना कि अगर 10% है तो 2 साल के लिए देते थे, तो 10% का वैल्यू 10 से 11 हो जाता है, 2 साल के लिए स्क्वायर कर देते थे, मतलब 100 से 121। इसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बनेगा। सक्सेसिव जो प्रोग्रेस होता है ना, तो ये वाला कंसेप्ट ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए 3% बढ़ रहा है ना, तो 3% मतलब 100 से मेरा 103 हो रहा है। ये तो 1 साल में हो रहा है, लेकिन 2 साल का यहाँ पे बोल रहा है। अगर 3 साल का बोलता तो क्यों कर देते, 4 साल का बोलता तो पावर 4 कर देते, 2 साल का बोल रहा है तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे सीधे सीधे। तो मेरा हो जाएगा इधर 10,000, इधर हो जाएगा। अब 103 का हमको स्क्वायर करना है, तो सीधे सीधे कितना, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से मेरा 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब 9 नहीं लिखना है, 9 में हमको 2 डिजिट लिखना है, क्योंकि 100 से कंपेयर करना है, 100 में 2 जीरो होता है, इसीलिए हम लोग 9 नहीं लिख करके 0 9 लिखेंगे, 2 डिजिट हमको लेना है, ठीक है। अभी 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से मेरा 3 ज्यादा है, तो 3 इसमें जोड़ देंगे, तो 103 + 3 मतलब 106। सीधे आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 106,09। एक एग्जाम्पल साथ समझिए, जैसे 105 का अगर स्क्वायर निकालना है हमको, डायरेक्ट निकलेगा तो 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो 25 का 2 अंक लिखना है, तो 25 में तो ऑलरेडी 2 अंक है, तो चलिए ये ठीक है। अब 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो अब 105 में 5 जोड़ देंगे तो आ गया मेरा 110। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए मेरा ये 2 साल बाद का ये है, अगर कोई ये चीज 2 साल के हिसाब से बढ़ेगा ना, तो ये 2 साल के बाद का है, कंपाउंडिंग होकर के ये बनेगा। तो हम अगर इसको अगर प्रेजेंट मानते हैं, अगर वर्तमान मानते हैं, तो ये 2 साल पहले वाला होगा, 2 साल पहले, 2 साल पहले का हो जाएगा, 2 years बिफोर का हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान अगर इसको लेते हैं तो वर्तमान मेरा जनसंख्या कितना बोल रहा है भालू का, 21,218। तो सीधे सीधे हमको 2 का मल्टीपल दिख रहा है, क्योंकि इसको 2 से गुना करिएगा आप, तो आपका 21,218 आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जो भी आंसर होगा मेरा 4 जीरो होगा उसमें, ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं आप इसको। तो देखिए जब भी आपको कोई चीज निकालना हो ना, जो चीज आपको निकालना हो उसको ऊपर रखना है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि पेंसिल का ऊपर नंबर रखें या फिर पैसा नीचे रखें, या पैसा ऊपर रखें या पेंसिल का संख्या नीचे रखें। तो इसमें आपको ये करना है ना कि आपको क्या निकालना है कि मूल्य निकालना है, मूल्य पैसा। तो आपको पैसा ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीद रहा है ना, तो 180 को 40 से भाग दीजिए, तो एक पेंसिल का पर पेंसिल मेरा कीमत निकल जाएगा। जैसे 20 रुपये में अगर आप 10 आम खरीदते हैं तो एक आम का कीमत कितना है, तो 20 को ऊपर रखिएगा, पैसा को, आम को नीचे रखिएगा। जैसे कि होता है ना, जो जैसे यूनिटरी मेथड में हम लोग पढ़े बचपन में कि जो चीज हम लोग को निकालना है उसको इधर साइड रखेंगे, दाहिने साइड, ठीक है। तो जैसे 20 आम का कीमत कितना है, 40 रुपया, इसलिए एक आम का कीमत कितना है, 40/20। तो ऊपर क्या लिखा था, अल्टीमेटली ऊपर लिखा था पैसा। अगर पैसा हमको निकालना है, अगर आम की संख्या अगर निकालने का होता कि 40 में कितना होता, तो हम लोग ऊपर आम रखते थे, ठीक है। तो चलिए इसको डायरेक्ट आप ऐसे ही करिए कि हमको निकालना है, एक पेंसिल का कीमत निकालना है ना, क्योंकि एक पेंसिल और एक पेन का अंतर पूछ रहा है। तो एक पेंसिल का कीमत डायरेक्ट 180/40 कर देंगे, तो कितना आएगा मेरा, काटिए इसको, तो 9 क्या था, 4.5। तो एक पेंसिल का कीमत मेरा 4.5 हो गया, ठीक है। एक पेन का कीमत कितना हो जाएगा, क्योंकि 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीद रहा है, एक पेन का कीमत 180/12 हो जाएगा। 2 दर्जन का मतलब 24 हो गया, 12 नहीं, सॉरी, 2 दर्जन 12 हो गया। अब 6 से काटिए, तो 6 × 24, 6 × 18। अब इसको करिए 15 का था 7.5, तो 7.5 हो गया। एक पेन का कीमत है। अब दोनों का अंतर कितना हो गया, 3.5 हो गया। आंसर टिक करिए और आगे बढ़िए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था इस पर जीडी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम में कुल 28,500 खर्च करता है, तो एक ही ज्ञात करिए। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये नहीं बोल रहा है कि बचा हुआ जितना 50% दान करने के बाद या 45% दान करने के बाद जितना बचा उसका 5%
वृद्धाश्रम में दान करता है, तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। लेकिन ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि शेष राशि का, ये डायरेक्ट बोल रहा है कि 45% भोजन पे खर्च किया है, अब 5% वृद्धाश्रम में दान दिया है, तो टोटल 50% दे दिया है, खर्च कर दिया है। ठीक है, तो भोजन और वृद्धाश्रम में कुल 50% का वैल्यू मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 28,500। तो आपका वेतन कितना था टोटल, तो वेतन तो मेरा 100% था ना, तो इसमें सीधे 2 से मल्टीपल करिए, 2 से गुना करिए, तो मेरा आ गया 57,000, सीधे सीधे आंसर। एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिन में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिन में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है यदि बी सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन साथ दें। पहले दिन ए अकेले पेंट करता है, मतलब बी और सी दोनों साथ मिलकर क्या आता है, जैसे पहला दिन एक काम किया अकेले, तो दूसरा दिन ए का हेल्प करने के लिए बी सी आ गया, फिर अगला दिन ए अकेले काम किया, फिर उसके अगला दिन ए बी सी तीनों आ गया काम करने के लिए। तो इसमें उनको साइकिल बन रहा है, जैसे ए 2 दिन का एक साइकिल बन रहा है, ए काम कर रहा है, फिर अगला दिन ए बी सी काम कर रहा है, तो ये एक साइकिल हो गया, फिर अगला साइकिल, फिर अगला साइकिल, इस साइकिल के हिसाब से इसको बनाइए आप। तो देखिए इसमें क्या करना है ना कि इफिशियंसी हमको निकालना पड़ेगा, इफिशियंसी या टोटल काम निकालना पड़ेगा। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 12 और 8 और 10 इसका आप एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेने का शॉर्टकट क्या है, तो तरीका कि आप जो सबसे बड़ा संख्या है ना उसका टेबल पढ़िए, और ऐसा संख्या आना चाहिए जो 10 से भी कटे, 8 से भी कटे। अगर 60 हम लेते हैं तो 10 से तो कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। 120 लेते हैं तो 120 10 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो 120 मान लिया जाए कि मेरा टोटल काम है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 10, बी का एफिशिएंसी मेरा कितना हो गया 15, टी 20 से 15, और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया मेरा 12। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पहला दिन अकेले करता है ए, मतलब कि पहला दिन अकेले किया ए, अब दूसरा दिन क्या है ना कि बी और सी हेल्प करने के लिए आ गया, तो दूसरा दिन बी सी भी आ गया, तो टोटल तीनों एफिशिएंसी लगेगा अगला दिन, तो कितना हो गया 15 12 27 10 37, दूसरा दिन 37, तो मेरा एक साइकिल में टोटल काम कितना हो रहा है 47, मतलब ये 2 दिन में मेरा काम हो रहा है 47। 2 दिन बोले या फिर इसको एक साइकिल बोले। ठीक है, 2 दिन में मेरा काम हो रहा है। अब क्या करिए ना कि आपका टोटल काम तो 120 है, तो 47 से आप 120 के नजदीक जाने का कोशिश करिए, ज्यादा नहीं जाना है, कम ही जाना है इससे। तो अगर 3 से गुना करिएगा आप इसको, तब तो 120 से आगे निकल जाइएगा। तो 3 से गुना मत करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो 2 से अगर आप इसको गुना करते हैं 2 से, तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 18, 94 आ गया मेरा, 94 आया। लेकिन मेरा काम तो अभी भी बचा हुआ है ना 26, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब कितना हो गया 4 दिन हो गया, 4 दिन इधर, अभी भी मेरा 26 बचा हुआ काम। तो फिर एक दिन करेगा ये ए, मतलब 10 करेगा। ठीक है, 10 करेगा, और अब 10 किया तब मेरा बचा फिर से 16 बच गया काम। अब 16 बचा, अब एक दिन में तो कितना काम करा है ये लोग, एक दिन में 37 काम करा है ना, एक दिन में ये तो 37 करा है, लेकिन हमको कराना है कितना 16 ही काम कराना है। तो 16/37 दिन काम करेगा, जो एक दिन नहीं करेगा 16/37 दिन करेगा वो। तो मेरा इधर हो गया, इधर कितना आया था मेरा 4 दिन इधर आया था, और एक दिन अकेले काम किया है 10, मतलब 5 दिन प्लस इस 16/37 दिन ये लोग फिर किया है अगला दिन। ठीक है, तो इतना काम मेरा मतलब इतना टोटल दिन लगा है। तब देखिए कि ये कौन सा ऑप्शन है, तो सीधे सीधे 5 बार तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको टिक करके हम लोग निकल जाएंगे। इसी को प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपका फास्ट बनेगा, बाकी से कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा ये सब में कैलकुलेशन। जहां जहां कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से बनेगा, वहां हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है अपना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि 5 महिलाएं काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है, 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट आप निकालिए इसका एफिशिएंसी। 5 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकती है, तो हम अगर इसको बनाते हैं ना तो हम डायरेक्ट लिखते हैं वुमेन और चिल्ड्रेन, 5 महिला 8 दिन में, तो डायरेक्ट हम इधर 40 लिखते हैं, और ये 8 बच्चे 10 दिन में, तो डायरेक्ट हम 80 लिखते हैं इधर, 2 रेशियो है। अभी हम कैसे लिखें, अभी हम बताते हैं डायरेक्ट हम कैसे लिखते हैं। देखिए 5 वुमेन 8 दिन में किया है, टोटल काम इफिशियंसी गुना दिन बराबर टोटल काम, टोटल काम को बराबर करते हैं। इधर क्या होगा कि 8 चिल्ड्रेन 10 दिन, ये दोनों टोटल काम तो दोनों का बराबर ही है ना। अब यहीं से हम डायरेक्ट निकालते हैं, इसको इधर किए और इसको इधर किए, ये वाला मेरा 2 आ गया और ये वाला मेरा इधर आ गया, तो इसी को हम डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट टोटल काम हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इधर 40 लिख दिए, इधर 80 लिख दिए, और डायरेक्ट हम निकाल दिए इधर 2:1। अब देखिए क्वेश्चन को बनाइए, 2 महिलाएं और 4 बच्चे से काम को कितना दिन में करेगी, तो 5 महिलाएं, तो 5 महिलाएं का मतलब कितना हो गया 10 एफिशिएंसी हो गया, 5 महिलाएं 8 दिन में करती है, तो मेरा ये टोटल काम आ गया 80, मेरा काम आ गया पूरा। अब देखिए अब क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पे 2 महिलाएं 4 बच्चे, 2 महिलाएं का मतलब 4 और 4 बच्चे का मतलब फिर 4,
मतलब 8 एफिशिएंसी के हिसाब से कितना दिन में काम होगा, तो 8 गुना डी, डी की वैल्यू कितना आ गया मेरा 10 आ गया आंसर। तो सीधे सीधे टिक करके आगे निकलिए। अब आगे देखिए √6 √8 √21 का चतुर्थ अनुपात फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है आपको। तो सीधे सीधे इसका तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इससे भाग दीजिए। तो डायरेक्ट देखिए कि √21 गुना √8 बटा √6, तो ये √2 हो गया, ये √7 हो गया, फिर इससे भाग दीजिए तो 2 आ गया, तो 2 √7 डायरेक्ट आंसर निकल गया। ये कैसे हम किए देखिए बताते हैं। जैसे √a बटा √b पढ़े हैं आप लोग, तो इसको डायरेक्ट हम लोग a बटा b लिखते हैं, उसी तरीके से हम इसको काटे हैं जल्दी में। ये हम इसको ऐसे सोचे हैं माइंड में, ठीक है, इस तरीके से हम सोचे हैं। तो इसी तरीके से आप भी सोचिए 3 दूनी 6 3 7 21 2 6 8 2 √7, इस तरीके से सोचिए माइंड में। ये तो हो गया अपना फोर्थ प्रोपोर्शन। एक पूछता है क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शन में पूछता है, तृतीय अनुपात ही पूछता है थर्ड प्रोपोर्शन। एक पूछता है मध्य अनुपात, फिर पूछता है कंपाउंड रेशियो भी पूछता है, मिश्र अनुपात। तो उस सबको भी हम बताते हैं यहाँ पे। देखिए एक होता है जैसे ए बी और एक्स, तो ये मेरा थर्ड प्रोपोर्शन निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात निकालने के लिए बोले ना, तो डायरेक्ट b² कर दीजिए, ये मेरा थर्ड प्रोपोर्शन निकलेगा, थर्ड प्रोपोर्शन। एक पूछता है मध्य अनुपात, मतलब a अनुपात x अनुपात x अनुपात b, तो मध्य अनुपात डायरेक्ट पूछे ना, तो डायरेक्ट आप करिए कि ab का अंडर रूट हो जाता है सीधे सीधे। ये सबको आप याद रखिए, क्योंकि वहां पे इस तरीके से नहीं लिखना है, इसमें भी समय लगता है ना लिखने में, तो इसको नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट यही वाला लिखना है। डायरेक्ट बोले मध्य अनुपात, तो डायरेक्ट ऐसे सोच लेना है कि मान में कि ऐसे ही आएगा। अब एक होता है कंपाउंड रेशियो होता है, जैसे ए जैसे दिया हुआ है आपका 2:3 3:4 6:2, तो इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो सीधे इधर का गुना करिए इधर का गुना करिए, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे गुना करिए, यहाँ पे काट भी सकते हैं डायरेक्ट, जैसे 2 से 2 कटा 3 से 3 कटा, ये मेरा 4 है तो 3 है, ये 2 है, तो डायरेक्ट 3:2। ये मेरा आ गया मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो। तो इसमें यही 3 क्वेश्चन पूछता है, कभी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ देगा, कभी थर्ड प्रोपोर्शन, कभी मध्य अनुपात पूछ देगा, कभी ये वाला पूछ देगा, कंपाउंड रेशियो वाला पूछ देगा। इसमें से ही क्वेश्चन होता है, ज्यादा टफ नहीं रहता है, बस थोड़ा सा कभी कभी कैलकुलेटिव डाटा दे देता है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपने समान गति से आधी गति से यात्रा करता है तो उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, कितना ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि 240 किलोमीटर 5 घंटे के हिसाब से चल रहा है, मतलब 48 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये क्या किया ना कि अपना दूरी आधा कर लिया, मतलब 24 कर लिया है, तो 24 के हिसाब से 240 चलेगा तो 10 घंटे इधर लगेगा। यहाँ से में 5 घंटा लग रहा था, अब इसको 10 घंटा लगेगा, तो कितना का हो गया 5 घंटे का। ये सब में कुछ ट्रिक्स नहीं, ये तो आप कैलकुलेट भी कर लीजिएगा फास्ट। इसमें से बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन है ना कि आदमी आराम से कर लेगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है, बाद में 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि इतना रुपया अंकित मूल्य है तो वस्तु भुगतान क्या क्रय मूल्य भुगतान क्या है। तो देखिए 24,000 मेरा अंकित मूल्य है, तो छूट दिया है 40%, तो 60%, इसको 60/100 में बेचा है। अब बोल रहा है कि इसको ये जो है ना ये मेरा 120 है, तो 120/100, तो ये मेरा सीपी आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करिए, 100 से 100 गया, 6 दूनी 12 और 2 से 1200, तो डायरेक्ट मेरा 1200 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रत्येक स्थान पर लौटता है, तो वही वाला क्वेश्चन जो आपको बताया था कि 2 स्पीड दिया हुआ है और कांस्टेंट डिस्टेंस रहा है, मतलब गया जितना आया है उतना, तो डायरेक्ट x/y, मतलब स्पीड में क्या था कि 2 गुना स्पीड पहला गुना स्पीड दूसरा बटा स्पीड पहला प्लस स्पीड दूसरा, बस इस पे आप लगा दीजिए इसको। 2 गुना 64 गुना कितना हो जाएगा, साइकिल से है 16 के हिसाब से, अब 16 प्लस 64 कितना हो गया, 64 प्लस 6 70, 70 10 80, 80 हो गया, 16 25 80। अब क्या करिए, ऊपर 2 से गुना करिए, नीचे 2 से गुना करिए, तो कितना हो गया 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, एक पॉइंट उठा दीजिए यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ सुबह 9 बजे 1 7 बजती है, ये 12 सेकंड 18 सेकंड 24 सेकंड 36 सेकंड और 45 सेकंड के इंतराल पर बजती है, तो घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेगी। सीधे सीधे आप इसका एलसीएम निकालिए, 45 का 36 का 24 का 18 का और 12 का निकालिए एलसीएम। तो 45 3 3 9 बचे 45, 36 3 3 9 9 चक 36 और 24, 6 चक 24 3 दूनी 6 चक 24 18 3 3 9 दूनी 18, ठीक है, 12 चक 12, तो इतना आ गया मेरा। इसको राउंड बनाइए, 10 हो गया, 4 3 12 12 3 36, मतलब मेरा एलसीएम आया 360। 360 का मतलब कितना हो गया, 360 सेकंड का मतलब 6 मिनट हो गया। अब 9 बजे बजा है, आगे बजेगा 9 बज करके 6 मिनट पे, ठीक है, आगे बढ़िए।
80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर से जगह कितना समय में कितना रुपये हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10% बोल रहा है ना, तो 10% के हिसाब से कितना होगा, 10% का मतलब मेरे कितना हो गया 10 से 11, एक ही देसी हुआ ना 10 से 11। इधर मेरे कितना बोल रहा है कि 80,000 मेरा कितना होगा 1 1 7 1 2 8। तो इसको आप काटिए पहले, ठीक है, पहले 8 से इसको काटिए, 8 से कटेगा तो 8 से कटेगा तो मेरा 10,000 हो जाएगा। इसको 8 से काटिए तो 8 ही 8 3 7 8 से 32 5 1 8 से 48 3 2 8 से 32 8 इकाई 8। अब देखिए, अब इसको इससे कंपेयर करिए आप। ठीक है, यहाँ पावर में कितना हम बैठाएं टी का वैल्यू कि मेरा ये आ जाए, ये 10 मेरा 10,000 हो जाए। तो टी अगर मेरा 4 रहेगा ना यहाँ पे तो 10 मेरा 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टिक करके निकल सकते हैं आप इसको। ठीक है, आगे बढ़िए। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन के व्यास, बहुत ही आसान क्वेश्चन, शंकु है मेरा ये सर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर इसका ये है त्रिज्या है, 15 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन है। तो बेलन का व्यास बताइए। इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर 81 जगह 9 का स्क्वायर h बराबर पाई r स्क्वायर h में कितना दिया हुआ 45। काटिए तो इसको पाई से पाई काटिए, 3 से काटिए, 3 से 27। अब इसको काटिए 15 से 45 और 3 से 9 9 r बराबर कितना आया 9 आया। r बराबर कितना आया मेरा 9 आया। r बराबर कितना आया मेरा, r बराबर कितना आया, r बराबर मेरा 3 आ गया। तो व्यास कितना हो जाएगा डिडामीटर इसका डबल हो जाएगा 6। बस टिक करिए, आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन। मोहन एक टेबल को 2832 रुपये पर बेचा है, यदि उसे 18% का लाभ हुआ तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 2832 में बेचा है तो 18% का लाभ है, मतलब ये 118 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू निकालिए आप। सिंपली इसको आप जितना जल्दी जितना फास्ट कर सकते हैं आप करिए, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ गया इधर मेरा नीचे का डिजिटल सब कितना आ गया मेरा नीचे, अगर डिजिटल सबसे इसको कैलकुलेट करते हैं काटा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो आंसर मिल दिया हुआ है ना वो एग्जैक्ट दिया हुआ है। तो डिजिटल सबसे बनाते हैं तो मेरा 8 1 9 10 मतलब नीचे का डीएस 1 है तो इससे कोई लेना देना नहीं, नीचे का ऊपर का डीएस देखिए तो 8 10 3 13 2 15 15 मतलब 6, जिसका डीएस 6 है वही मेरा आंसर होगा डिजिटल डिजिट सम। तो इसका देखिए इसका 6 नहीं है, 8 4 12 12 2 14 14 मतलब 5 होता है, तो ये तो आंसर बन सकता है। 5 2 7 ये भी नहीं हो सकता, 4 4 8 10 ये भी नहीं हो सकता। इसका डीएस 1 आ रहा है, यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो 6 से कर सकते हैं इसको, डिजिटल सम से बना सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आसान है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ये भी सोच सकते हैं कि जो भी मेरा आंसर होगा ना उसके लास्ट में जो भी मेरा आंसर होगा उसके लास्ट में 2 जीरो होगा। तो 2 जीरो वाला कौन कौन सा है, तो पहला ये तो ऐसे ही छट गया, ये ऐसे ही छट गया। फिर देखिए कि ये मेरा 8 है, 8 है, अगर 8 है कोई संख्या यहाँ पे 8 है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई होगा कि यहाँ पे मेरा संख्या लास्ट में 2 आना चाहिए। तो यहाँ जो भी होगा ना मेरा तो 4 ही होगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे 2 आएगा। तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं इसको। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको आप मैनुअली लिख करके ही करना पड़ेगा। तो 40 से 50 के बीच लिखिए तो 41 अभाज्य है, 42 नहीं है, 43 है, 44 45 46 47 अभाज्य है, 48 49 नहीं। तो मेरा 3 ही अभाज्य संख्या है, तो सीधे सीधे 3 टिक करिए, आगे बढ़िए। अभाज्य संख्या चेक करने का क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि 101 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो इसके पहले देखना है कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर है। तो इसके पहले स्क्वायर नंबर है 100। अब 100 का आपको स्क्वायर रूट करना है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 है। अब 10 को क्या करना है ना कि 10 के पहले जितना प्राइम नंबर है या जितना नंबर है उसे इसको भाग करके देखिए। अगर ये भाग लग रहा है तब तो भाई प्राइम नहीं है, अगर भाग नहीं लग रहा है तो प्राइम है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा संख्या है जैसे 1 2 4 7 9 7 है, अब इसको पूछना है ना कि ये अभाज्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसके नजदीक का कोई संख्या देखिए स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट करिए। अब जो मेरा संख्या आएगा उसमें प्राइम नंबर आएगा, उससे इसको भाग करके देखिए। अगर ये भाग लग जाता है तब तो प्राइम नहीं है, भाग नहीं लगता है तो प्राइम है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है।